नमस्कार, मैं भारती खंडवाल प्रखंडित मैगज़ीन से और विमेन ब्यूरोक्रेसी की आज इस कड़ी में हमारे साथ हैं आईएफएस ऑफिसर ख्याति माथुर मैम। नमस्कार मैम। स्वागत है आपका प्रखंडित मैगज़ीन और यूट्यूब चैनल में। थैंक यू। ख्याति मैम जैसलमेर और भरतपुर संभाग की आईएफओ रही हैं और इस चुनौती भरे सिविल सर्विसेज में उन्हें कई बार अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कई बार फील्ड पोस्टिंग में डकैतों से भी सामना हुआ। तो सीधे मैम से ही जानते हैं मैम की इस चुनौती भरी आईएफएस ऑफिसर की वर्क शेड्यूल और जब लाइफ जर्नी के बारे में। मैम पहले अपने बारे में बताएं मैम। मैं राजस्थान उदयपुर से हूँ और वहीं से मैंने स्कूलिंग करी है। स्कूलिंग के बाद में एग्रीकल्चर साइंसेस में पढ़ाई करके और पीएचडी तक मैंने पढ़ाई किया है और फिर उस दौरान मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और फिर आईएफएस में मेरा सिलेक्शन 2005 में हुआ है जी। राजस्थान में मैं आई हूँ 2007 में ट्रेनिंग के बाद में। तो शुरुआत मैंने उदयपुर संभाग से करी है जी। और उदयपुर संभाग में बांसवाड़ा और उदयपुर में मैं रही हूँ और वहाँ के हमारे जो डिपार्टमेंट के जितने भी कार्यकलाप हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी, जैसा कि हम ट्रेनिंग में करते हैं जी। कुछ वर्किंग प्लान वगैरह भी बनाए वहाँ पर, सहयोग करा मैंने जी। उसके बाद एज ए डीएफओ मेरी फर्स्ट पोस्टिंग भरतपुर में रही है। हाँ, भरतपुर ज़िले में रही है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं भरतपुर ज़िले में उस समय वन क्षेत्रों में भी और अदरवाइज़ भी अवैध खनन की एक बहुत गंभीर समस्या थी जी। और काफ़ी बड़ा चैलेंज था। और भरतपुर की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि उसमें हरियाणा का भी बॉर्डर लगता है, यूपी, आगरा, मेरठ, तो मथुरा, इस तरह से। तो उस वजह से क्या है कि जो वन क्षेत्रों से लोग पत्थर और गिट्टी और सैंडस्टोन की माइनिंग करते थे, अवैध खनन करते थे, तो वो मेन रोड से ना जाते हुए और अपने खेतों से और छोटे छोटे कच्चे पगडंडी भरे रास्तों से ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद के रात में सामान ले जाते थे जी। और दिल्ली, गुड़गांव में इस सामान की अच्छी डिमांड होती थी तो उनको तुरंत पैसा मिल जाता था। इसलिए उनको इस माइनिंग से लोगों को, वहाँ के ग्रामीणों को इससे विमुख करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट था। फाइनली राज्य सरकार के सहयोग से और कुछ माननीय न्यायालयों के सहयोग से मैं अपनी टीम के साथ में उन सब माइनिंग के जो क्षेत्र थे उनको वहाँ से विस्थापित कर अन्यत्र शिफ्ट कराने में मतलब हम लोग सफलता हासिल कर पाए। पेट्रोलिंग करते होंगे, रात को भी गश्त करते होंगे। हाँ, तो काफ़ी दिक्कत तो रही होगी क्योंकि हाँ, जान मान की तो हानि जी। अब खतरा जिस तो रहता जहाँ ही है। जी। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि डकैत तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, जो लोग उस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, कुछ बड़े व्यापारी और बड़े लोग भी हो जाते हैं, तो जो उसकी वजह से क्या है कि उनकी एक गाड़ी भी अगर हम रोकते थे तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता था। और हम लोग जब हमारी गश्ती दल के साथ में कई बार पुलिस होती थी, कई बार नहीं होती थी, मैंने सरकार से काफ़ी ज़िद करके एक आरएससी की टीम भी अपने साथ रखी थी। तो जब हम लोग रात के टाइम गश्त करके गाड़ियाँ पकड़ते थे तो काफ़ी मतलब हमें उनके विरोध का सामना करना पड़ता था। हमारे काफ़िले पे कई बार पथराव, आगजनी के भी प्रयास हुए। कुछ हमारे जो स्टाफ थे उनको मारपीट के और बंधक बना के उनके वाहन में आग लगाने का भी प्रयास किया गया। लेकिन आप डरे नहीं हैं, आपके यहाँ भी ये तो एक्चुअली क्या है कि एज ए टीम लीडर अगर हम अपना विश्वास खो देंगे तो हमारे नीचे फिर टीम हमारी काम ही नहीं कर पाएगी। तो एज ए लेडी भी आपको डर नहीं लगा? नहीं अपना ऐसा तो नहीं, डर तो नहीं लगा, लेकिन हाँ ये था कि बल्कि और मुझे लगता था कि जिस एरिया में वो लोग मना करते थे तो जानबूझ के वहीं जाके क्योंकि उसको रोकना मेरी प्रायोरिटी थी कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है और ये मेरी ड्यूटी है कि इस क्षेत्र में जो है शांति कायम हो और वन क्षेत्रों में अवैध खनन नहीं हो। ये मेरी प्राथमिकता थी। तो इसलिए उस चीज़ से हम पीछे नहीं हटे। कई बार गांव वालों ने हमको घेर भी लिया, आगजनी पूरे सब मशाले वगैरह लेके इस तरह से भी आए। तो हर स्थिति को अपने हिसाब से डील करते हुए कभी पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर, कभी उनके बिना भी, लेकिन अंततोगत्वा मुझे लगता है कि साल भर के अंदर हाँ सफलता पाई सरकार ने। मतलब उन सारी जो माइंस थी उन सब माइंस को दूसरे रेवेन्यू के एरिया में वन क्षेत्रों से दूर विस्थापित करके रीअलॉटमेंट का प्रोसेस किया। उन वन क्षेत्रों को भी हमने फिर वापस उसमें प्लांटेशंस वगैरह किए।
तो इसके लिए मैं अपनी टीम की और अपने डिपार्टमेंट ने जो भी जिन लोगों ने भी मुझे उच्चाधिकारियों ने सहयोग दिया, मतलब अकेले तो नहीं कोई कुछ कर Teamwork सकता से है, होता इट इज़ ऑल टीम वर्क, Yes, ma'am. बट यस देयर आर चैलेंजेस। मैम केवला देवी में भी आप रहे हाँ। 3 साल। केवलादेव पक्षी विहार में मैं जी। लगभग 3 साल रही। जी, ये तो विश्व धरोहर है। हाँ, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर है और उससे मेरे से पहले मेरे हस्बैंड उसमें थे। अच्छा। तो कुछ 1 साल पानी जो था वहाँ पे पांचना डैम से हमारे यहाँ पानी आता था करौली में, लेकिन वहाँ कुछ गुर्जर समुदायों के आंदोलन की वजह से वो लोग पानी नहीं देने शुरू किए। तो उससे क्या है कि यूनेस्को ने एक वार्निंग दे दिया था कि यदि आप इस केवलादेव पक्षी विहार में पानी का फिर से संचार या व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम इसको विश्व धरोहर की लिस्ट से अच्छा, हटा देंगे। तो इसके लिए सरकार ने काफ़ी अथक प्रयास किए और एक प्रोजेक्ट जो था वो स्टार्ट किया, तो गोवर्धन रेन परियोजना। फिर वो उसको जब मैंने ज्वाइन किया तब तक उसमें काम चल रहा था और फिर फाइनली हम उसके थ्रू पार्क में पानी ला पाए। फिर बाद में तो पांचना डैम भी फिर बाद में सरकार के मतलब सभी का प्रयास होता है, एक अकेले जने का नहीं मैं कहूँगी, लेकिन सबके प्रयासों से फिर फाइनली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर यूनेस्को ने वो थ्रेट विड्रॉ किया, वो चिट्ठी विड्रॉ करी और हमारा जो विश्व धरोहर का स्टेटस है केवलादेव का वो बना रहा और आज की डेट में भी कई टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ पे केवलादेव का अनुभव कैसा रहा? क्योंकि ये तो बहुत अच्छा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और बहुत अच्छा हब है, टूरिस्ट हब है। इसके अलावा भी सबसे सुखद अनुभूतियाँ जो रही मेरी वहाँ की कि वहाँ पे दिल से जो लोग पक्षियों से इन वन्य जीवों से प्यार करने वाले लोग हैं वो आते थे। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता था कि इन अनबोले जानवरों की जो ये है ना, ये अपनी बात किससे कहेंगे, तो इनके लिए कोई है। तो वो मेरे लिए बहुत बढ़िया और जैसे कहते हैं ना सुखद अनुभव रहा जी। इसके अलावा आपने वहाँ पे जो रिक्शे वाले हैं, जो निजा गाइड हैं, उनके लिए भी काफ़ी काम किया आपने। हाँ, एक्चुअली जो रिक्शे वाले थे वो वहाँ पर जो है एक बहुत अच्छी परिपाटी है कि पार्क में बाहर आप पार्किंग कीजिए और उसके बाद अंदर जो पूरा भ्रमण है वो साइकिल रिक्शा पे होता है, जिससे कि पक्षी उड़े नहीं, डिस्टर्ब नहीं हो। तो बड़ा ही इको फ्रेंडली वे में वहाँ पर टूरिज़्म कंडक्ट होता है। और वो रिक्शे वाले चूँकि समाज के निम्न तबके से हैं तो उनकी कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, उनके बच्चों के लिए कुछ एक फ़ंड बनाना, इस तरह के काम हमने कोशिश किया। एक एनजीओ भी थे उसमें हमारे साथ में 1-2 जुड़े हुए, तो उनके थ्रू उनकी मीटिंग्स वगैरह करवा के उनके अंदर और जो फ्री मेडिकल कैंप्स वगैरह थे वो हम लगवाने की कोशिश करते थे। तो वी ट्राइड टू सपोर्ट देम। फिर नेचर गाइड्स थे जो आज भी यहाँ आते हैं जयपुर, तो मुझसे मिले बिना नहीं जाते हैं। तो ये उनका स्नेह और प्रेम है कि वो हम सबको याद करते हैं। मुझे और मेरे हस्बैंड ने भी उसमें बहुत अच्छा काम किया स्पेशली। तो उनको भी मतलब उनका एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, उनकी यूनिफॉर्म, उनकी ट्रेनिंग्स, उनको बाइनोकुलर्स उपलब्ध करवाना, बर्ड बुक उपलब्ध करवाना, उनकी मतलब किसी तरह से उनके लिविंग स्टैंडर्ड में जितना हम पॉसिबल था, जो गाइड्स की रेट्स हैं उनमें सुधार करना ताकि थोड़ा बहुत उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाँ, रोजगार भी, और उनका फिर पार्क के प्रति और पार्क को बचाने के प्रति भी उनका मोह रहता है जी। अच्छा, इसके अलावा इससे पहले आप डेपुटेशन के लिए केरला भी गए थे आप? हाँ, मेरे हस्बैंड जो हैं वो केरल से हैं, तो अच्छा, उनकी इच्छा थी कि कुछ टाइम अपने ही इज़ ऑल्सो IAS ऑफिसर। तो 2018 में हम लोग केरल चले गए थे। केरल का भी अच्छा अनुभव रहा मेरा। CF और CCF दोनों रहे आप? हाँ, मैं जब गई थी तब मैं CF थी जी। तो मुझे उन लोगों ने HRD विंग में पोस्ट किया था इन त्रिवेंद्रम। तो वहाँ पे मैंने केरला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने स्टाफ हैं उनके लिए ट्रेनिंग्स और उनके सिलेबस रिवीजन और वहाँ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स होती हैं जैसे यहाँ पे भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे वहाँ स्नेक्स बहुत हैं तो स्नेक के कैसे हैंडल करना है, तो वहाँ पे तो लेडी गार्ड्स हैं वो कोबरा वगैरह आराम से हैंडल कर लेती है बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग्स वी गिव देम। तो कैसे एक कोबरा को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ना, मतलब लेडी गार्ड्स भी नहीं डरती इन चीज़ों से वहाँ। तो हमने ट्रेनिंग दी। हाँ, स्नेक रेस्क्यू। इसी तरह से जंगल में सर्वाइव कैसे करने के लिए टेक्निक्स की ट्रेनिंग दी, रस्सी चढ़ना, पेड़ चढ़ना। उन लेडी गार्ड्स को भी जेंट्स को भी दिया, तो उनको हमने STF से ट्रेनिंग दिलवाया, स्पेशल टास्क फोर्स केरला में। फिर फ्लड रेस्क्यू कैसे करते हैं फ्लड में, तो जैसे वहाँ पे फ्लड आए थे तो हाँ फ्लड आए थे तो हमारे डिपार्टमेंट के स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया।
तो लाइक वी केप्ट ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करके, मतलब उनको नए नए तरह की ट्रेनिंग्स, रूटीन ट्रेनिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उनके लिए स्पोर्ट्स में उनका रुचि बढ़ाने के लिए हमने एक इंडोर गार्ड्स जो होते हैं गार्ड और वो जो होते हैं फील्ड के स्टाफ, तो एक इंडोर कोर्ट बनाया जिसमें 5-6 तरह के गेम्स वो लोग एक साथ खेल सकें, स्विमिंग पूल, इस तरह से, ताकि उनको मतलब हर तरह का प्रशिक्षण और हर तरह की ट्रेनिंग्स हम दे सकें। तो ये हम लोग करते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे भी आपको काम करने में अच्छा लगा? आई हैड अ ग्रेट टाइम इन केरला, मतलब बहुत ही एक नया अनुभव था। और बिकॉज केरला तो बहुत एजुकेशन सिटी, बहुत डिसिप्लिन सिटी है, पीपल फॉलो द रूल्स एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ट्रू। तो वो एक अच्छा अनुभव रहा। इसके अलावा फिर मुझे फील्ड में उन्होंने CCF लगाया था सेंट्रल सर्कल त्रिशूर में, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग है। उसमें काफ़ी मतलब सब तरह की फॉरेस्ट वर्किंग अपने यहाँ से राजस्थान से काफ़ी अलग, टिम्बर जैसे जो सागवान का होता है, सागवान के डिपो में उनके ऑक्शन, सागवान कटान, और फिर हाथियों की वहाँ पे जंगली हाथी और जो डोमेस्टिक हाथी, मंदिरों के लिए व्यवस्था हाथियों की, और कई तरह के रूल्स रेगुलेशंस वहाँ के यहाँ से काफ़ी अलग और यूनिक हैं। और इको रेस्टोरेशन के काम, मतलब काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। जनता भी तो जागरूक है। जनता जागरूक है, ये बात सही है। जनता काफ़ी ज़्यादा जागरूक है हमसे ज़्यादा। उनको नया कोई भी नियम कानून आता है तो वो पढ़ते हैं, हाँ, फॉलो करते हैं। सिविक सेंस अच्छा है, ड्यूटी के प्रति निष्ठा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि अपना राजस्थान बुरा है, लेकिन वो एक अलग अनुभव है। हाँ, अब आप वर्तमान में क्या देख रही हैं? अभी लास्ट ईयर से मैं अभी यहाँ पर हेड ऑफिस में वन सुरक्षा में हूँ। वन सुरक्षा विंग हमारे यहाँ पे एडिशनल PCCF उसको हेड करते हैं। तो वन सुरक्षा में जो भी हमारा, एक्चुअली इट इज़ अ डेस्क जॉब, CCF फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, तो जो भी फाइल वर्क होता है हमारा सभी स्टेट के सभी डिविजन्स का जो भी फाइल वर्क आता है, तो वो यहाँ मुख्यालय स्तर पे सरकार से जो समन्वय, उसके लिए फाइल पुटअप करना, प्रोसेस करना, मीटिंग्स की तैयारी, अभी तो मेरा मैम आप है ना IFS ऑफिसर है, इट्स लाइक लोग जानना चाहते हैं कि IFS ऑफिसर फॉरेस्ट के लिए और वन्य जीवों के लिए क्या काम करता है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज होती हैं IFS ऑफिसर। इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब आल्सो। यस, इट इज़ चैलेंजिंग, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग जॉब, क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है। हम फील्ड में जाते हैं, हमने एक प्लांटेशन लगाया, अगर हम उसको 3 साल में बढ़ता हुआ देखते हैं तो हमें इतनी आत्मिक खुशी मिलती है। किसी जंगली जीव को हमने बचाया, तो उसमें हमको मतलब जो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है, गाँव के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आप उस क्षेत्र में काम करते हैं जो जनजातियाँ, हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण हमारा, से पढ़े लिखे हाँ, लोग वहाँ काम करते हैं, हाँ, वहाँ पे लोग को समझाना, समझाना करना, ज्ञान देना भी बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, डिफ़िकल्ट है, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसीलिए क्या है कि हर रोज़ जब ऑफ़िस से आते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर रोज़ चैन की नींद सो पाते हैं, लेकिन सप्ताह में 2 या 3 दिन तो ऐसा लगता है कि आज हमने अच्छा काम किया। तो वो एक अनुभूति अपने आप में बहुत। कभी आपको ऐसे जंगल में भी रात को समय बिताने का मौका मिला होगा? नाइट पेट्रोलिंग और नाइट हॉल्ट तो हम लोग करते ही करते हैं। अच्छा। मतलब मैंने बांसवाड़ा में भी किया, उदयपुर में भी किया, भरतपुर में तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा मेरी नाइट पेट्रोलिंग होती थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको, वहाँ अवैध खनन की समस्या थी पहले, तो वहाँ तो नाइट पूरी रात हम लोग गश्त करते थे। अच्छा। टीम के साथ में, हाँ, तो नाइट का तो रहता ही एज ए है। मैन वुमेन का कोई इशू नहीं है, जब व्हेन यू आर इन द पोस्ट, व्हेन यू आर इन द जॉब, तो आपको काम करना है। काम करना है। स्टाफ धीरे-धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैडम रात में चलती हैं, हमारे साथ चलती हैं। इनफैक्ट हम जब एज़ ए सिंगल वुमन, मेरे साथ में 100 लोगों का मतलब 100 मेल्स अगर मेरा स्टाफ है, तो बल्कि वो लोग मेरा ज़्यादा ख़्याल रखते हैं कि मैडम के मतलब मैडम को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं हो, सेफ़ रहें, और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ की कि बीइंग अ वुमन शी इज़ गोइंग आउट इन द फील्ड। तो मैं ये नहीं समझती कि वो लोग इस चीज़ को अदरवाइज़ लेते हैं, बल्कि बहुत सम्मान करते हैं। मेरे जहाँ पे भी मैंने काम किया, ज़्यादातर मेरे स्टाफ जो हैं वो आज तक भी मुझसे जुड़े हुए हैं, यहाँ आते हैं तो मिलने आते हैं, भले ही मैंने उनको डाँटा हो या उनके खिलाफ एक्शन भी लिया हो। इवन देन मतलब वो ड्यूटी के प्रति निष्ठा अगर आपकी है, तो वो स्टाफ उस चीज़ को समझता है, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, इट इज़ इमैटेरियल। इसमें मैम एज ए वुमेन आप क्या समझती हैं कि महिलाओं के लिए आने वाला समय कैसा होने जा रहा है? उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? महिलाओं के लिए मुझे तो लगता है कि वैसे तो बहुत जागरूकता हो चुकी है ऑलरेडी, और सभी स्तर पे इनके प्रयास होते ही हैं जागरूकता को लेकर। महिलाओं को आज की डेट में मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज़ की तो कोई कमी नहीं है। समय बदल रहा है। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी जागरूकता आई है, तो वो अपना चयन कर सकती हैं, अपने भविष्य का, भावी जीवन का चयन कर सकती हैं कि उन्हें किस राह पे चलना है।
मेरा बस इतना ही अनुरोध है कि जो भी निर्णय लें वो स्वविवेक से निर्णय लें, अपने आप अपने हिसाब से कि क्या मैं इस तरह की जीवन जीना चाहती हूँ, इस तरह का निर्णय। कोई करियर चुने तो उस करियर में आगे क्या होता है उसको देखते हुए, किसी से बात करके, किसी से मिलकर, और फिर अपना स्वयं का चयन करें और किसी भी चीज़ से डरे नहीं। मेरा मानना है कि अगर आप सही हैं और आप सही ढंग से सही राह पे जा रहे हैं तो कितनी भी प्रॉब्लम्स आए हमेशा भगवान साथ देता है। जी। अच्छा मैम, आप और सर दोनों ही वर्किंग है, दोनों सिविल सर्विसेज में, कैसे अपनी लाइफ का बैलेंस बिठा के रखते हैं? क्योंकि दोनों को समय तक कभी मिलता हाँ, नहीं। समय की दिक्कत तो है जी। लेकिन ठीक है, इतना भी नहीं है कि मतलब नहीं हो जाता है मैनेज। कभी उनके ज़्यादा बिज़ी होते हैं तो थोड़ा मैं ध्यान रख लेती हूँ, या ऐसे मिल के ही सही से, क्योंकि वो भी समझते हैं कि मेरा जी, रोल दोनों क्या आप है। एक ही प्रोफेशन में जी, हैं, जी, तो जी। दोनों में से किसी ने कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, किसी को हाँ, थोड़ा बहुत तो देखो, कुछ मतलब आप एक कुछ पा रहे हैं या कुछ आपके गोल्स हैं, आपने चुना है एक जीवन, एक तरह का जीवन, तो उसके लिए आपको कुछ अगर सैक्रिफाइस कुछ तो करना ही पड़ता है, जी। तो ठीक है, इट्स ओके। नो कंप्लेंट्स। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। ये थी हमारे साथ क्या थी? ये थी हमारे साथ ख्याति माथुर मैम, जिन्होंने अपने अनेक विवेकपूर्ण चुनौती। हाँ, जिन्होंने अपने अनेक विवेकपूर्ण निर्णय से अपनी टीम का मनोबल बढ़ाया और फील्ड में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए जब ये भरतपुर संभाग में थी, वहाँ पर अवैध खनन की समस्या को रोका और केवला देवी राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में भी अनेक प्रोजेक्ट की आगे बढ़ाते हुए पानी को केवला देवी तक पहुँचाया और यूनेस्को की धरोहर बचाए रखी। तो अगले अंक में हम फिर मिलते हैं एक और नई लेडी ब्यूरोक्रेट ऑफिसर के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।